16 जुलाई ये तारीख तय हुई है भारतीय नर्स को सजाए मौत देने के लिए। दरअसल यमन में फंसी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के केस में 16 जुलाई तारीख तय हुई है उनको सजाए मौत देने के लिए। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि ब्लड मनी लेकर इस केस में निमिषा की जान बच सकती है। लेकिन आज बात करेंगे निमिषा प्रिया की जिंदगी से जुड़े कुछ अलग ही एंगल के बारे में। साल 2008 था। केरल की रहने वाली 19 साल की निमिषा प्रिया अपनी मां को दूसरों के घरों में रोज काम करने जाते देखती थी। वो सोचती थी कि एक दिन वो घर की माली हालत सुधार देगी और फिर यमन जाने का फैसला करती है। यमन इसलिए क्योंकि उसने नर्सिंग का कोर्स किया है और वहां पर उसे आसानी से नौकरी मिल सकती है। केरल में नौकरी ना मिलने की वजह से निमिषा सुनहरे सपनों के साथ दूसरे मुल्क यानी यमन गई और अच्छी कमाई भी करने लगती है। फिर आता है साल 2017। खबर आती है कि केरल की रहने वाली निमिषा ने अपने बिजनेस पार्टनर तलाल आब्दो मेहदी की हत्या कर दी है। मेहदी की हत्या के आरोप में यमन के शरियाई कानून के तहत निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई जाती है और लाख कोशिशों के बावजूद भी निमिषा की फांसी का दिन मुकर्रर उस वक्त कर दिया जाता है। निमिषा को अगले हफ्ते यानी कि इस बुधवार 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। मौत की सजा जो निश्चित हुई है 16 जुलाई के लिए हुई है। केरल की निमिषा प्रिया पढ़ाई में काफी अच्छी थी लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी, जिस वजह से निमिषा की जो माँ थी उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रही थी। जैसे तैसे उन्होंने आधी अधूरी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद स्थानीय चर्च उनकी पढ़ाई के लिए आगे आया और निमिषा के नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए पैसे भी दिए। निमिषा ने नर्सिंग का कोर्स तो कर लिया लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें केरल में कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही थी। हर जगह उनके हाथ निराशा ही लग रही थी और कहा गया कि उन्होंने डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा से पहले अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, इसलिए नौकरी नहीं मिल सकती है। इस बीच निमिषा और उनकी मां को पता चला कि यमन में नर्सों के लिए अच्छे अवसर हैं और वहां उन्हें आसानी से नौकरी मिल सकती है। ना चाहते हुए भी निमिषा की मां ने अपनी बेटी को यमन भेजने का फैसला कर लिया और 19 साल की निमिषा अच्छे भविष्य का सपना लेकर यमन चली जाती है। यमन जाते ही निमिषा को देश की राजधानी यानी यमन की राजधानी सना के एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल भी गई। तब यमन आज की तरह गृह युद्ध की चपेट में नहीं था और वहां शांति थी। नौकरी मिलते ही निमिषा की जो माँ है वो निमिषा अपनी माँ को बताती है कि उनके दिन अब बदलने वाले हैं क्योंकि उसने सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और फिर 3 साल बाद निमिषा अपनी शादी के लिए कोची आई। निमिषा की शादी ऑटो चलाने वाले टॉमी थॉमस से हुई और शादी के बाद वो पति के साथ यमन लौट गई। यमन में पहुंचकर निमिषा ने अपना काम जारी रखा और थॉमस ने भी नौकरी ढूंढने लगा। उन्हें कोई अच्छी नौकरी तो नहीं मिली लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन ने उन्हें अपना असिस्टेंट रख लिया। और फिर आया साल 2012 जब निमिषा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के आने से घर में खुशियों का माहौल था। बेटी आई तो घर में खुशी आई, लेकिन दोनों वर्किंग पेरेंट्स के लिए अलग देश में बेटी की देखभाल करना मुश्किल हो गया। बेटी की देखभाल करना दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि दोनों की नौकरियां वहां पर थीं। थॉमस को सैलरी भी काफी कम मिल रही थी जिससे आर्थिक दिक्कतें भी बढ़ने लगी थी। ऐसे में थॉमस अपनी बच्ची की परवरिश के लिए 2014 में उसे लेकर वापस केरल लौट आया। इधर थॉमस बच्ची के साथ देश लौटे और उधर यमन में गृह युद्ध शुरू हो जाता है और भारतीयों को यमन के नए वीजा मिलने बंद हो जाते हैं। अब गृह युद्ध की शुरुआत में यमन के हालात ज्यादा खराब नहीं थे और बेटी से दूर निमिषा सोचने लगी कि कैसे वो अपनी कमाई को बढ़ाए ताकि पति और बच्ची यानी पूरा जो परिवार है उसका वो एक साथ आराम से रह सके। इसके लिए उसने अपना खुद का एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक अगर किसी विदेशी को यमन में अपना बिजनेस जमाना होता है या अपना कोई भी बिजनेस खोलना होता है तो उसे किसी लोकल स्थानीय जो लोग हैं उसके साथ पार्टनरशिप करनी होती है, उसे कफील कहा जाता है। निमिषा यमन में किसी को ज्यादा जानती नहीं थी और तभी उसे ख्याल आया कि महदी है एक शख्स
जिसकी पत्नी ने उसकी सरकारी अस्पताल में जब उसको बच्चा हुआ था तो निमिषा वहां पर काम कर रही थी। अब मेहदी और उसके परिवार से निमिषा की जान पहचान हो गई थी उस वक्त। तो मेहदी कपड़े की दुकान चलाकर अपना गुजारा करता था। निमिषा ने मेहदी के सामने हाथ मिलाने का फैसला किया और उसने अपने क्लिनिक का जो आइडिया है उसके साथ खुलकर प्रस्ताव रखा उसके सामने। क्लिनिक खोलने से पहले जनवरी 2015 में निमिषा अपनी बेटी के बैप्टिज्म के लिए भारत आई थी। इस बार उसके साथ वो शख्स मेहदी भी आया था जिसके साथ अब वो क्लिनिक खोलने का सोच रही थी। केरल में 1 महीने रहने के दौरान निमिषा और उसके पति ने उधार आदि लेकर करीब करीब 50 लाख रुपए जमा कर लिए थे ताकि वो वापस जाकर क्लिनिक खोल सकें। लेकिन महादी ने इसी दौरान निमिषा के घर से उन दोनों निमिषा और थॉमस की शादी की तस्वीरें चुरा ली। उसके मन में पहले से ही निमिषा के लिए छल था और उसकी नज़र उसके पैसों पर थी। उसने निमिषा की शादी की तस्वीरें चुरा ली ताकि बाद में वो दावा कर सके कि निमिषा की उससे शादी हुई है और वो निमिषा का पति है। इस साजिश से बेखबर निमिषा यमन लौटी और महादी के साथ मिलकर क्लिनिक की शुरुआत करती है। निमिषा का क्लिनिक 14 बेड का था और उसका नाम रखा गया अल अमान मेडिकल क्लिनिक। निमिषा ने इसी दौरान बेटी और पति को यमन बुलाने की कोशिश भी शुरू करी, लेकिन तभी यमन में गृह युद्ध तेज हो जाता है। भारत सरकार ने यमन की यात्रा पर पूरी तरीके से पाबंद लगा दिया। भारत सरकार ने यमन में रह रहे अपने 4600 नागरिकों को बाहर निकाला, लेकिन निमिषा ने अपना नया क्लिनिक छोड़ भारत लौटने से साफ इनकार कर दिया। उन पर दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत कर्ज था जिससे उन्हें क्लिनिक खोलने के लिए लिया था, जो उधारी के 50 लाख के आसपास जो उन्होंने पैसे जमा किए थे। ऐसे में वो भारत नहीं लौट सकती थी, लेकिन उसे पता था कि यमन में रहना उसकी जान पर बन आएगा। निमिषा का क्लिनिक अच्छा चलने लगा और इसी बीच महादी ने अपने असली रंग अब दिखाना शुरू कर दिया था। वो क्या करता है, उसने सबको बता दिया कि निमिषा उसकी पत्नी है और क्लिनिक से होने वाली कमाई उसने निमिषा से छीनना शुरू कर दिया। निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो निमिषा के क्लिनिक खोलने के कुछ वक्त के बाद ही महादी ने क्लिनिक के कागजात में छेड़छाड़ करी और उसे अपना बताना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में ये सारी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। वो सबसे कहता कि निमिषा मेरी पत्नी है और उसने क्लिनिक की कमाई भी रखनी शुरू कर दी। निमिषा ने आरोप लगाया कि महादी ने सालों तक उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित करा। महादी ने उसका पासपोर्ट भी रख लिया था ताकि वो यमन से भागकर ना जा सके, क्योंकि उसे पता था कि क्लिनिक से अच्छी कमाई हो रही है और अगर ये लोग चले जाएंगे तो फिर वो कमाई होना बंद हो जाएगी। वो ड्रग्स लेता था और निमिषा को टॉर्चर करता था। उसने कई बार बंदूक की नोक पर निमिषा को धमकी भी दी। उसने क्लिनिक के सारे पैसे रख लिए, उसके गहने भी जबरदस्ती छीन लिए। याचिका में आगे कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर निमिषा ने सना की पुलिस में इस शख्स की शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने महादी पर कोई कार्रवाई करने के बजाय निमिषा को ही अरेस्ट कर लिया था और तकरीबन 6 दिन तक उस लड़की को जेल में रखा गया था। जेल से निकलने के बाद निमिषा पर मेहदी के अत्याचार कई गुना ज्यादा बढ़ गए। इसी बीच जुलाई 2017 में निमिषा की जान पहचान अपनी क्लिनिक के पास वाली जेल की वार्डन से हो गई। वार्डन ने निमिषा की कहानी सुनी और उसे सुझाव दिया कि वो बेहोशी का दवा की मदद ले सकती है जिससे उसे अपने पासपोर्ट मिल जाए। प्रताड़ना से परेशान निमिषा किसी भी तरह से अपना पासपोर्ट बस हासिल करना चाहती थी ताकि वो वहां से अपने देश जा सके, और इसी वजह से उसने महादी को बेहोशी की दवा दे दी। लेकिन महादी तो ड्रग्स लेता था जिससे उस पर बेहोशी की दवा का कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसे में निमिषा ने उसे दूसरे दिन बेहोश करने की कोशिश फिर से की, मगर इस बार बेहोशी की जो दवा थी उसका डोज थोड़ा ज्यादा रखा, लेकिन डोज महादी के लिए इतना ज्यादा हो गया कि वो हमेशा के लिए बेहोश हो गया और मिनटों के अंदर ही उसकी मौत हो गई। कथित तौर पर ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि निमिषा ने महादी की हत्या, जो मर गया उसके बाद उसकी शव के टुकड़े किए और वाटर टैंक में डाल दिए। इसके बाद वो वहां से फरार हो गई। महादी की मौत के लिए निमिषा को जिम्मेदार बताया गया और उसकी तलाश शुरू की गई। निमिषा 1 महीने बाद सऊदी अरब की सीमा के नजदीक यमन से गिरफ्तार कर ली गई
और उसे जेल में बाद में बंद कर दिया गया। साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने उस वक्त निमिषा को सीधा इस केस में मौत की सजा सुनाई। इधर भारत में निमिषा के परिवार ने स्थानीय अदालत के फैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका 2023 में उसके बाद खारिज कर दी गई। इसके बाद जनवरी 2024 में यमन के हूती विद्रोहियों ने, जो उनके वहां के शीर्ष राजनीतिक हैं परिषद, उन्होंने निमिषा के फांसी को मंजूरी दे दी। इसके बाद निमिषा की मां अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में किसी तरह यमन पहुंची और उन्होंने किसी स्थानीय मध्यस्थता के जरिए महदी के परिवार से बातचीत शुरू करी। निमिषा को बचाने का एक ही रास्ता है इस वक्त, और वो है कि जो शख्स है जो मरा है, पीड़ित है महदी, उसके परिवार का निमिषा को ब्लड मनी के बदले में माफ करना। निमिषा के परिवार के वकील का इस मामले पर कहना है कि मध्यस्थता वार्ता के तहत 2 बार 19 लाख रुपए की मांग की गई थी और भारतीय दूतावास के जरिए महदी पक्ष के वकील को 38 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं। बावजूद इसके निमिषा की मौत की सजा नहीं टल पाई है। निमिषा प्रिया को बचाने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम से एक समूह बनाया गया है, जिसकी मदद से जो ब्लड मनी है उसके लिए पैसा जो है जो जमा किया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं निमिषा के परिवार के जो वकील हैं उन्होंने ये भी कहा है कि महदी के परिवार को $10 लाख तक की पेशकश की गई है, लेकिन अभी तक उसने कोई भी बात उन्होंने नहीं मानी है इस तरीके की। निमिषा की फांसी में अब महज 5 दिन बचे हैं, लेकिन कोशिश अब भी जारी है। निमिषा के पति और उनकी 13 साल की बेटी को अब भी किसी चमत्कार की आस है। जनवरी 2025 में बीबीसी से बात करते हुए निमिषा के पति थॉमस ने कहा था कि बेटी हर मंगलवार अपनी मां से बात करती है और जब भी बात करती है तो उसका सिर्फ एक ही सवाल होता है, और वो सवाल होता है, मां वापस कब आओगी। ये थी कहानी, किस तरीके से निमिषा को फंसाया, कैसे निमिषा 19 साल की उम्र में वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए, कुछ कामयाब होने के लिए, हासिल करने के लिए यमन पहुंची, और कैसे उसकी ज़िंदगी में एक के बाद एक चीज़ें होती गईं और आज वो यमन की जेल में बंद है। 16 तारीख को उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, मौत की सज़ा दी गई है। अब देखते हैं 5 दिनों के अंदर महदी का परिवार उम्मीद है कि मान जाए, ब्लड मनी लेकर जो निमिषा है उसको माफ़ कर दे, और फिर उसमें निमिषा को मौत की जो सज़ा मिली है उससे वो बच जाएगी ब्लड मनी के बाद। ये थी पूरी कहानी। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।